हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 34। चौहान मेंशन। सरगम की बातें सुन सुनकर निहारिका का तन बदन चल रहा था। उसने सोचा था कि वो सरगम को अच्छे से हैंडल कर लेगी। सरगम एक छुई मुई सी लड़की होगी, लेकिन यहाँ तो सरगम उसकी इमेजिनेशन से बिल्कुल अपोजिट थी। ना वो उसकी बातों को सीरियस ले रही थी और ना ही वो उसके सामने चुप रह रही थी। वो तो बिल्कुल ऐसी बातें कर रही थी जिससे निहारिका का दिमाग अब पूरी तरह से घूम चुका था। वो सरगम की तरफ देखते हुए बोली, सच में तुम्हें बेशर्मी का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए था। मतलब पहली बीबी घर वापस लौट चुकी है, लेकिन फिर भी तुम यहीं पर रह रही हो। बेशक से मेरे और स्वर्ग के बीच कुछ भी हो, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जरा से भी शर्म होती तो तुम यहाँ से चली गई होती। पर तुम तो खुद को स्वर्ग की मिस्ट्रेस तक का नाम दे रही हो। मतलब सीरियसली कोई लड़की इतनी बेशर्म हो सकती है? मैंने सोचा नहीं था। सरगम अब हल्का सा मुस्कुराई और बोली, क्या बात है, तुम्हें तुम्हारा कंपटीटर मिल गया है तो तुम तो फ्रस्ट्रेट होने लगी। सीधा सीधा कहो ना कि मेरी बेशर्मी से तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तुम बेशर्मी की लिस्ट में सेकंड नंबर पे ना चली जाओ। वो तुम्हें टॉप पर रहने की आदत होगी ना। पर सॉरी मेरी जान, वो क्या है ना, एक बार मैंने भी अपने चौहान साहब से सवाल किया था कि उन्होंने अपनी बेशर्मी बेच दी, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि हाँ, उसी बेशर्मी को बेचकर तो उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है। और फिर एक दिन उन्हें बिजनेस में थोड़ा लॉस होने लगा तो मैंने भी अपनी बेशर्मी बेच दी, और जितने की भी वो बेशर्मी बिकी हो, सारा पैसा मैंने चौहान साहब के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब देखो, एक बार फिर से उनका बिजनेस टॉप पर है और हम दोनों पूरी तरह से बेशर्म हो गए हैं। अब इसीलिए समझा रही हूँ तुम्हें कि अपने ये खेल हमारे साथ मत खेलना। और रही बात इस रूम की, तो रहो तुम इस रूम में। आई जस्ट डोंट केयर। अगर मुझे अपने चौहान साहब के लिए उनकी मिस्ट्रेस बनकर भी रहना पड़े तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए तो उनकी पसंदीदा औरत हूँ मैं। उसके बाद सुनते हुए निहारिका के जबड़े और भी ज्यादा कस रहे थे। तभी सरगम क्लोजेट के अंदर की तरफ देखते हुए बोली, मेरा बाकी का सामान तो निकाल लो। निहारिका गुस्से से बोली, खुद निकाल लो। ये बोलते हुए वो पीछे की तरफ हट गई। सरगम झट से बोली, तो फिर पहले क्यों लगी हुई थी मेरे कपड़े निकालने में? अब क्या हुआ, तुम्हारे हाथ दर्द होने लगे क्या? निहारिका गुस्से से बोली, अपने कपड़े निकाले और दफा हो जाओ यहाँ से। सरगम मुस्कुराई और बोली, देखो ऐसा है, अगर तुम्हारे हाथ दर्द होते हैं तो मेरे हाथ तो तुमसे भी ज्यादा नाजुक हैं, और मैं तो हूँ भी बहुत आलसी। अगर तुम्हें मेरे कपड़े निकाल कर मेरे मुंह पर फेंकने हैं तो बेशक से फेंक दो, वरना भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए कपड़े। मेरे चौहान साहब तो मुझे मॉल खरीद कर दे देंगे। इन कपड़ों की तो क्या ही बात है। आई बड़ी मुझसे काम करवाने वाली हजार आलसी मरे होंगे तब जाकर मैं पैदा हुई थी। ये बोलते हुए अब वो अपनी आंखें टिमटिमा रही थी और निहारिका गुस्से से झल्लाते हुए बोली, बदतमीज कहीं की। सरगम झट से बोली, हाँ हूँ, बहुत ज्यादा हूँ। तुम बताओ, क्लास लेना चाहोगी क्या? तुम्हें भी अच्छी खासी बदतमीजी सिखा दूंगी। वैसे तो तुम भी अव्वल दर्जे की बदतमीज हो, लेकिन फिर और भी ज्यादा हो जाओगी। निहारिका उसकी इस बात पर कोई जवाब देती उससे पहले ही सरगम के हाथ में पकड़ा हुआ फोन बजने लगा। उसने अपने फोन की तरफ देखा जिस पर चौहान साहब लिखा हुआ था और साथ में हार्ट की इमोजी बनी हुई थी। उसने अब अपना फोन निहारिका की तरफ घुमाया और बोली, एक तो ये चौहान साहब बिना अभी आधा घंटा ही नहीं हुआ इन्हें घर से गए और अभी से इन्हें मेरी याद आने लगी। सच में एक तो पूरी रात इतना परेशान करते हैं और ऊपर से दिन में भी इन्हें चैन नहीं। ये बोलते हुए उसने कॉल रिसीव किया और फिर बड़ी ही अदा से चलते हुए रूम से बाहर की तरफ चली गई। निहारिका ने सामने क्लोजेट की तरफ देखा, जहां पर सरगम के आधे कपड़े नीचे जमीन पर गिरे हुए थे और आधे क्लोजेट में ही पड़े थे।
अब वो उन कपड़ों को देखकर और भी ज्यादा खींच रही थी और ऊपर से जिस तरह से सरगम इतराते हुए स्वर से बात करते हुए बाहर निकली उसे और भी ज्यादा चिढ़ मच रही थी। वो बाहर की तरफ आई और गुस्से से चिल्लाई, कोई है यहाँ पर या सारे सर्वेंट मर गए हैं? अंबिका जो धड़कन के साथ नीचे हॉल में खेल रही थी वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, फिलहाल के लिए सारे छुट्टी पर गए हैं, आई मीन बैकयार्ड एरिया में रेस्ट करने के लिए गए हैं। जब दोपहर लंच की बारी आएगी तो वो सब वापस आ जाएंगे। अगर कोई अर्जेंट काम है तो अपने हाथों को थोड़ी सी तकलीफ दे दो या फिर चुपचाप बैठी रहो। निहारिका ऊपर रेलिंग से लग कर खड़ी थी। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, तो अब तुम्हारी भी जुबान चलने लगी? भूल गई जब पहले मैं यहाँ रहा करती थी तो मेरे सामने कैसे अपना सर झुका कर रहती थी और तुम अब मेरे सामने जुबान चला रही हो? अंबिका मुस्कुराई और बोली, पहले इज्जत करती थी मैं तुम्हारी, लेकिन अब समझ गई हूँ कि इज्जत के लायक नहीं हो तुम, इसीलिए ज्यादा ड्रामा मत करो। अगर नहीं बर्दाश्त होता मेरा जुबान चलाना तो फिर यूं पागलों की तरह चिल्लाना बंद भी करो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहाँ पर तुम ऐसे चिल्ला रही हो। बच्चे भी रहते हैं यहाँ पर जो तुम्हारे चिल्लाने की वजह से डर रहे हैं। उसके बात सुनते हुए निहारिका गुस्से से मुठ्ठियां कस रही थी। उसने अपना हाथ जोर से रेलिंग पर मारा और फिर अंदर की तरफ चली गई। वहीं दूसरी साइड कॉरिडोर में खड़ी अनामिका ये सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। स्वर जो फोन की दूसरी तरफ था वो फोन पर बोला, मुझे नहीं पता था वो ऐसे वापस आ जाएगी। हाँ, उम्मीद थी कि अगर मुझे खुश देखेगी, मुझे अपनी जिंदगी में मूव ऑन होते हुए देखेगी तो जरूर आएगी, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगी इस बात का अंदाजा नहीं था। सरगम मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, अगर वो आ ही गई है तो क्या कर सकते हैं। वैसे तो अच्छी बात है टाइम से ही आ गई। हम भी उसकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे क्योंकि बाद में तो हम भी बिजी हो जाएंगे ना। सर के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई थी। वहीं सरगम ने अब अपना लोअर लिप अंदर की तरफ दबा लिया था। उसने बोल तो दिया था लेकिन जो वो बोली थी वो उसे बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसे सर बहुत छिलने वाला है। और जैसे उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सर तुरंत बोला, क्यों बाद में? हम कहाँ बिजी हो जाएंगे? अब तो लिटिल हार्ट बीट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बुआ उसे अच्छे से संभाल लेती है। सरगम जल्दी से बोली, वो मैं बोल रही थी कि शादी की रस्में एंड ऑल उन सब में बिजी हो जाएंगे ना, तो बस फिर। स्वर भी जल्दी से मुस्कुराते हुए बोला, वो तो एक दो दिन की ही बात है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब तो तुम्हारा कुछ और ही था। सरगम अब तुनक कर बोली, जब आपको अच्छी तरह से पता है मेरा मतलब क्या है तो क्यों मुझे छेड़ रहे हैं? स्वर हंसने लगा। वो कुछ पल खामोश रहा और फिर बड़े ही प्यार से बोला, आई लव यू हार्टबीट। सरगम का चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। वो जल्दी से बोली, मैं अपने पूरे कपड़ों को फैलाकर आई हूँ। वो महारानी तो मेरे कपड़ों को सेट नहीं करेंगी और उनके सामने तो मैंने बोला है कि हाँ, मुझे मेरे चौहान साहब बेशक से पूरा मॉल खरीद कर दे दें, लेकिन मेरे चौहान साहब इतने रोमांटिक तो नहीं होंगे, इसीलिए मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हूँ ताकि अपने कपड़ों को संभाल सकूं, वरना उस महारानी ने खराब कर दिया तो आपकी तरह नंगी पुंगी बनकर घर में घूमना पड़ेगा मुझे। सर झट से बोला, अच्छा मैं रोमांटिक नहीं हूँ? सरगम तुरंत बोली, ये तो अभी भी आपने थोड़ा बहुत रोमांच करना शुरू किया, वरना पहले तो बहुत ज्यादा खड़ूस थे आप। और ये जो अब थोड़ा बहुत रोमांस आप कर रहे हैं ना, वो भी बस मेरी संगत में रहकर मुझसे ही सीखे हैं आप कि प्यार से कैसे रहा जाता है, वरना आप तो एक नंबर के बोरिंग इंसान हैं, बिल्कुल खड़ूस लीचड़ आदमी कहीं के। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और स्वर अपने फोन की तरफ देखते ही रह गया। उसके मुंह में अब गाली आ रही थी। भला सरगम उसे ऐसे कैसे लीचड़ आदमी बोल सकती है? उसने क्या लीचड़ आदमी वाला काम किया? वो भी मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें अनरोमांटिक लगता हूँ मैं ना? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना रोमांटिक हूँ। आओ तुम ऑफिस में मुझे लंच करवाने।
अब तो मुझे भी तुम्हारा इंतजार है। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ सरगम अब अंबिका और धड़कन की तरफ आ गई। उसने जब अंबिका को निहारिका के साथ हुई बात के बारे में बताया तो अंबिका भी जोरों से हंसने लगी। उस सरगम की तरफ देखते हुए बोली, मानना पड़ेगा तुम्हें सरगम, तुमने तो सच में निहारिका की वाट लगा दी है। वो बेचारी क्या क्या सोचकर यहाँ पर आई होगी और तुम उसके साथ कैसे बिहेव कर रही हो। सरगम मुस्कुराई और बोली, जिंदगी ने अब मुझे इतना तो सिखा ही दिया है कि बदतमीज लोगों को सिर पर नहीं चढ़ाया जाता। अंबिका, उन्हें उनकी औकात दिखाई जाती है। तुम ऐसे घटिया लोगों से जितना डरोगे वो तुम्हें उतना डराएंगे। इसीलिए एक ही बार में काम तमाम करो, अपना डर खत्म करो और फिर पूरी बेशर्मी से उनका सामना करो। सामने वाला सोच में पड़ जाएगा कि वो करे तो क्या करे, जैसे वो महारानी अब सोच में पड़ी हुई है। अंबिका को सोचते हुए बोली, लेकिन तेरे कपड़े, अगर उसने सच में तेरे कपड़ों को खराब कर दिया तो? सरगम मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम्हारे हैं ना, वैसे भी हम दोनों का साइज एक ही है तो तुम्हारे कपड़े पहन लूंगी। अंबिका अब एक बार फिर से हंसने लगी थी। तकरीबन 4 घंटे बाद लंच का टाइम हो चुका था। किचन में लंच प्रिपेयर हो चुका था। निहारिका वहीं हॉल में इधर उधर टहल रही थी। वो बस यही सोच रही थी कि उसे आगे क्या करना है। तभी सरगम सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई और फिर सीधा किचन की तरफ चली गई। निहारिका की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। तकरीबन 2-4 मिनट बाद ही अब सरगम अपने हाथ में टिफिन लिए बाहर की तरफ आई और फिर सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो सारा माजरा समझ गई। अगले ही पल उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो भी अब जल्दी से किचन में आई और एक टिफिन पैक करने लगी। तकरीबन 5 मिनट में ही वो भी टिफिन लेकर चौहान इंडस्ट्रीज के लिए निकल चुकी थी। लेकिन उसका मोटिव सर को खाना खिलाना नहीं बल्कि सरगम को सबके सामने जलील करना था। सरगम की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ आई। उसकी नज़र सामने खड़ी एक गाड़ी पर गई। वो चौहान मेंशन की ही गाड़ी थी। लेकिन जब सरगम चौहान मेंशन से बाहर निकली थी तब वो गाड़ी वहीं पर थी और अब वो गाड़ी उससे पहले वहां पर पहुंच गई। इसका क्या मतलब हुआ? सरगम यही सोच रही थी और तभी उसका दिमाग घूमा। मतलब वो छिपकली जिसे छोड़कर वो यहाँ पर आई थी वो उसके यहाँ पहुँचने से पहले ही आ गई है। वो व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम यहाँ पर आई हो तो ज़रूर तुमने कुछ सोचा भी होगा, पर कोई बात नहीं, जब मेरे चौहान साहब मेरे साथ हैं तो मुझे टेंशन लेने की क्या ही ज़रूरत। ये बोलते हुए वो लिफ्ट की तरफ आई और फिर लिफ्ट से होते हुए टॉप फ्लोर पर आ गई, जहाँ पर सिर्फ चौहान फैमिली या फिर कुछ खास लोगों का आना ही अलाउड था। निहारिका पहले ही वहां पर पहुंच चुकी थी और अब सरगम को देखकर उसने चौहान की पर्सनल असिस्टेंट की तरफ देखा जो कि प्रतिष्ठा थी। प्रतिष्ठा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और सरगम की तरफ बढ़ गई। सरगम को अब जाकर निहारिका का पूरा प्लान समझ आया। वो प्रतिष्ठा से सरगम को बेइज्जत करवाना चाहती थी, लेकिन सरगम को प्रतिष्ठा के लिए बुरा ही लग रहा था। निहारिका के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो बस चुपचाप खड़ी वहां पर तमाशा देख रही थी और स्वर जो अब तक अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था अब अचानक से ही उसकी नज़र सामने एलईडी स्क्रीन पर गई, जहां पर लाइव फुटेज चल रही थी जिसमें टॉप फ्लोर का फुटेज ही था और उस जगह की कवरिंग भी जो उसके केबिन से कुछ ही दूरी पर थी। उसने अपने केबिन के बाहर ही निहारिका को देखा और फिर सामने की तरफ सरगम को देखकर उसकी आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। अब उसे भी समझ आ गया था कि निहारिका यहाँ पर क्या कर रही है और आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल वो अपनी जगह पर बिल्कुल शांत होकर बैठा था। उसे अपनी हार्ट बीट को हर वक्त प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी हार्ट बीट ही काफ़ी थी लोगों की हार्ट बीट स्किप करने के लिए। बुरा तो उसे प्रतिष्ठा के लिए लग रहा था जो बेवजह पिटने वाली थी, पर अब अगर
उसने गलत का साथ दिया है तो इतनी सजा तो बनती थी। वहीं प्रतिष्ठा सरगम के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, किससे मिलना है आपको? सरगम हल्का सा मुस्कुराई और बोली, चौहान साहब से। प्रतिष्ठा एटीट्यूड से बोली, हो कौन तुम? सरगम एक बार फिर से मुस्कुराकर बोली, सरगम, यहाँ पर स्वर बजाने आई हूँ। चौहान साहब के साथ अपने प्यार के स्वर बजाने आई हूँ। प्रतिष्ठा तुरंत बोली, मतलब निहारिका मैम बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं। तुम सच में बहुत कैरेक्टरलेस हो। मैंने सुना है तुम्हारे बारे में। सर ने जब धड़कन की बर्थडे पार्टी रखी थी तो उन्होंने तुम्हें अपनी होने वाली वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन अब तो उनकी वाइफ वापस आ चुकी है ना, तो अब उनकी जिंदगी में तुम्हारी क्या जगह? सरगम के चेहरे पर गुस्सा छलकने लगा। प्रतिष्ठा एक बार फिर से बोली, लेकिन नहीं, तुम जैसी लड़कियों को कहाँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नजर आती है? मुझे बताया निहारिका मैडम ने कि कैसे तुम सर के पीछे पड़ी हो। उन्होंने तुम्हें सर से दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं हूँ और मेरे होते हुए तुम अंदर नहीं जा सकती। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालूंगी। सरगम अब तक उसकी बातें सुन रही थी। अब वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, साइड हटो। प्रतिष्ठा झट से बोली, मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो तुम? सरगम अब एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, मैंने कहा साइड हट जाओ। प्रतिष्ठा तुरंत बोली, मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगी? मुझे तुम्हें धक्के मार कर ही यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे ही उसने कहा, सरगम ने एक जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर जड़ा और प्रतिष्ठा गोल गोल घूमने लगी। 1 2 3 4 लगातार 4 राउंड घूमने के बाद अब उसे चक्कर आने लगे थे। सरगम उसकी तरफ देखते हुए बोली, इतना काफी था या और खातिरदारी चाहिए तुम्हें मुझसे? प्रतिष्ठा ने अपने गाल पर अपना हाथ रखा हुआ था। सरगम उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं सिर्फ अपने चौहान साहब के स्वर नहीं, बाकियों के स्वर भी बहुत अच्छी तरह से बजाना जानती हूँ। आई बड़ी मुझे रोकने वाली। जिसे रोकना था उसे तो अंदर लेकर बैठी हो, और जिसे नहीं रोकना चाहिए था उसके सामने लगातार अपनी जुबान कैंची की तरह चला रही हो। पहले तनुजा को अच्छा खासा डोज मिला था मेरी वजह से, और अब तुम्हें वो डोज मैंने खुद ही दे दिया। अब कभी भूलना मत मुझे। प्रतिष्ठा चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। सरगम अब अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोली, और हाँ, ये जो तुम्हारे सामने तुम्हारी निहारिका मैडम खड़ी है ना, ये चौहान साहब को रत्ती भर पसंद नहीं, और ज्यादा इनकी तरफदारी की ना तो इस ऑफिस से निकाल दी जाओगी। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गई और प्रतिष्ठा अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो गुस्से से निहारिका की तरफ देख रही थी। निहारिका अब तुरंत स्वर के केबिन की तरफ बढ़ गई थी। सरगम ने उसे लगभग भागते हुए देखा तो उसके चेहरे पर हंसी तैर गई। वो भी अब निहारिका के पीछे पीछे स्वर के केबिन में आई। वही निहारिका जल्दी से अंदर की तरफ आते हुए स्वर की तरफ देखकर बोली, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ और तुम्हें मेरे हाथों से बना ही लंच खाना पड़ेगा सर, वरना मैं यहाँ पर शोर मचा दूंगी कि तुम अपनी बीवी को छोड़कर एक मिस्ट्रेस के साथ लंच कर रहे हो। उसकी बात सुनकर स्वर हंसने लगा। वहीं दरवाजे पर सरगम खड़ी थी और उन दोनों की बात सुनकर उसके चेहरे पर फिलहाल कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। स्वर अपनी जगह से उठा और निहारिका की तरफ आकर बोला, अगर मैं अपनी हार्ट बीट के साथ लंच करूंगा तो तुम शोर मचाओगी? निहारिका तुरंत बोली, यस ऑफ कोर्स, मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी कि ये लड़की कैसे तुम्हें सेड्यूस करती है। मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई हूँ, लेकिन फिर भी ये लड़की तुम्हारी जिंदगी से जा नहीं रही। और ऑफिस के लोग कैसे हैं ये तो तुम भी जानते हो। उन्हें तो मौका चाहिए होता है बात बनाने का। जब बात आग की तरह फैलेगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए। इसीलिए बेहतर है फिलहाल तुम मेरे साथ ही लंच करो। ये बोलते हुए उसने एक नज़र सरगम की तरफ देखा। सरगम को स्वर के लिए बुरा लग रहा था। उसके लिए
स्वर को फालतू में टॉर्चर होना पड़ रहा था। वो स्वर की तरफ देखते हुए बोली, इट्स ओके चौहान साहब, आप इस जल कुकुड़ी के साथ लंच कर लीजिए। जब इसने देखा कि मैं आपके लिए लंच लेकर आ रही हूँ तो इसने झट से किचन की तरफ जाकर आपके लिए लंच पैक किया और फिर उससे पहले ही यहाँ पर पहुँच गई। आज तक मैंने इससे बड़ी जल कुकुड़ी कहीं नहीं देखी, कमीनी औरत कहीं की। ये बोलते हुए वो निहारिका की तरफ ही देख रही थी और निहारिका गुस्से से उसे घूर रही थी। वो दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमीनी औरत बोलने की? सरगम बिना किसी खास एक्सप्रेशन के बोली, अगर तुम हो कमीनी तो कमीनी ही बोलूंगी ना। अगर तुम अच्छी होती तो मैं तुम्हें अच्छी औरत बोलती, पर अभी तो फिलहाल तुम कुत्ती कमीनी घटिया औरत हो, तो मैं तुम्हें यही बोलूंगी। निहारिका की आंखें लगातार बड़ी होती जा रही थी और स्वर को उसे देखकर हंसी आ रही थी। उसे हंसते हुए देख निहारिका ने अब उसे घूर कर देखा। स्वर ने हंसना बंद किया और फिर निहारिका की तरफ देखते हुए बोला, तुम सबके सामने शोर मचाना चाहती हो ना, तो चलो तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देता हूँ। उसकी बात पर निहारिका चौंक गई और अगले ही पल स्वर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। वो उसे लेकर बाहर की तरफ चला गया और सीधा लिफ्ट से होते हुए सेकंड फ्लोर पर ले आया, जहाँ पर एम्प्लॉयज अपना काम कर रहे थे। वहाँ पर खास एम्प्लॉयज ही होते थे जो हायर पोस्ट पर थे। सरगम भी उनके पीछे पीछे वहाँ पर आई। स्वर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, अटेंशन प्लीज। उसकी बात सुनकर ही सब लोग उसकी तरफ देखने लगी। पीछे की तरफ बैठे हुए लोग सामने की तरफ आकर खड़े हो गए। निहारिका को awkward सा फील होने लगा था। वो स्वर की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है सर? सर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, बस एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ये बोलकर वो अब वापस सबकी तरफ देखकर बोला, एक्चुअली आज मैंने एक शॉपिंग की है। आप सब लोग हैरान हो रहे होंगे कि मैं अपनी शॉपिंग के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, लेकिन वो शॉपिंग थोड़ी खास है, तो बस आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरी वाइफ चाहती थी कि मैं एक मॉल उसके लिए खरीदूं। उसकी बात सुनकर अब सरगम की आंखें बड़ी हो गई थी, क्योंकि मॉल की तो बात उसने स्वर से की थी। वही निहारिका को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने स्वर से कब कहा कि वो एक मॉल खरीदना चाहती है, या फिर स्वर उसके लिए कोई मॉल खरीदे? लेकिन अगर सच में स्वर ने उसके लिए कोई मॉल खरीदा है तो ये सोचकर ही वो आसमान पर उड़ने लगी थी। स्वर एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, और अगर मैं अपनी बीवी की विश पूरी ना करूं तो मैं कैसा मर्द? एक मर्द तो वही होता है जो अपनी पसंदीदा औरत की हर ख्वाहिश को पूरा करे। ये बोलकर जब उसने सरगम की तरफ देखा तो सरगम का दिल जोरों से धड़क उठा। वो उसे ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे कह रही हो कि उफ चौहान साहब, आप भी कुछ भी करते हैं। सर मुस्कुराया और फिर अगले ही पल उसने अपने कोट से एक डॉक्यूमेंट निकाला और फिर उसे सबकी तरफ घुमाते हुए बोला, तो मैंने अपनी पसंदीदा औरत के लिए वो मॉल खरीद लिया और उसका नाम अब तक तो प्लाजा मॉल था, लेकिन अब उसका नाम SST मॉल होगा। SST मतलब स्वर सरगम धड़कन। जैसे ही उसने कहा सब लोग तालियां बजाने लगे। स्वर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और निहारिका के चेहरे पर गुस्सा छलक रहा था। स्वर ने अब अपना हाथ सरगम की तरफ बढ़ाया और बोला, आओ न बीबी। जैसे ही उसने कहा सरगम के जैसे रोंगटे खड़े हो गए। वो आगे की तरफ आई। स्वर ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया था। वो अब सबकी तरफ देखते हुए बोला, अब आप लोग मेरी बीवी को कॉन्ग्रेचुलेसन बोल सकते हैं। ये बोलते हुए उसने खुद सरगम का हाथ हल्का सा उठाकर प्यार से चूम लिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेसन वर्ल्ड बी वाइफ। सरगम की आंखों में नमी तैर गई। सच में स्वर ने उसके लिए मॉल खरीदा? ये तो उसने सोचा भी नहीं था। अब उसे स्वर पर इतना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था, इतना ज़्यादा प्यार आ रहा था कि वो उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। वहीं साइड में खड़ी
निहारिका के तन मन में आग लग चुकी थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।